तो ये जो जो लखनऊ में पूरा का पूरा जो रैली हुई है, ये पूरी तरीके से मेरा मानना है कि ये पूरी के तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित थी और फंडेड थी। नहीं तो मायावती जी, अगर आप देखेंगे, आप तो पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा ज्ञान रखते होंगे, ज्यादा लोगों से मिलते होंगे। आप बताइए पिछले 1 सालों में मायावती जी कभी भी निकल के आई हो मंच पे ही, सड़क पे तो छोड़ दीजिए, मंच पे निकल के आई हो। और अब एक विधायक है उनके पास में, ठाकुर विधायक है, वो भी लाइजनर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। उन्हीं के मंत्री जो ठाकुर हैं उसी जिले से आते हैं, वो विरोध करते हैं लेकिन उनकी चलती नहीं है। तो निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा हो सकता है उसी विधायक के द्वारा लाइजनिंग हुई है, जैसे भी हुई हो, ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम एक महान अग्रदूत सामाजिक न्याय के पुण्यतिथि पर हुआ, उसको भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने हाईजैक किया केवल दलित वोटों को उलझाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, दलित समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। पिछला लोकसभा चुनाव ये स्पष्ट कर देता है कि किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। और अगर जो इकट्ठा किया था मान्यवर ने जो समाज को इकट्ठा किया था, तो जब भी मान्यवर लड़ते थे, मान्यवर के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ता था तो 18, 19, 20% तक वोट मिलता था। जब से यह नेतृत्व मायावती जी ने संभाला है, 13% से घट के 9% पे आ गया हुआ। तो निश्चित रूप से वोट बैंक है, उसमें नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो पीड़ित, दलित, वंचित, शोषित समाज है, तो वोट बैंक है। लेकिन वो वोट बैंक समझ गया है कि हमारा नेतृत्व माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं, ना कि मायावती जी कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महेश गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, जहां सच्चाई मिलती है तीखेपन के साथ। यूपी की सियासत में आज का दिन कुछ अजीब लेकिन दिलचस्प था, क्योंकि जो मायावती कभी मोदी और योगी को तानाशाही का चेहरा कहती थी, वो आज उसी सरकार की खुलकर तारीफ कर रही हैं। रैली में भीड़ थी, जोश था, लेकिन हमला सिर्फ अखिलेश पर और तारीफ बीजेपी की। अब जनता पूछ रही है कि बीएसपी की रैली थी या बीजेपी की रिहर्सल। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रविंद्र प्रताप सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। रविंद्र जी, आज बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं काशीराम जी, उनकी पुण्यतिथि पर लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की एक रैली हुई, जिसमें मायावती करीब 3 घंटे तक मंच पर रहीं। इसमें सवाल ये कि सर, जब मायावती बीजेपी की तारीफ करने लगे तो क्या इसे राजनीतिक समझदारी कहें या फिर राजनीतिक मजबूरी? इसको वैचारिक पतन मानना चाहिए। जी, उसकी वजह थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। मान्यवर कांतीराम आजादी के बाद से सामाजिक उत्थान के एक सबसे बड़े प्रणेता बने और उसके लिए वो सब कुछ उन्होंने किया है जो मुझे लगता है कि कर पाना संभव नहीं था। और उन्होंने एक बहुत बड़े पीड़ित, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समूह को इकट्ठा किया था। वो समूह जब इकट्ठा होकर अपने अधिकारों की मांग करके और एक निर्णायक मोड़ पे पहुंचता, उससे पहले मायावती जी का उत्थान हो गया और मायावती जी ने अपनी विचारधारा को, उन्मादी विचारधारा को आगे गिरवी रखा। सर, मायावती का अखिलेश यादव जी पर हमला बोलना और बीजेपी को क्लीन चिट देने की ये कोशिश ही कही जाएगी, क्या ये किसी नए गुप्त गठबंधन का संकेत है सर? क्या ये महेश जी एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, बदनाम करो और राज करो, उसी रणनीति का हिस्सा है। ये रणनीति वो अपनों के ऊपर भी आजमाते हैं। प्रोफेसर बलराज माधव को भी बदनाम किया गया था, नानाजी देशमुख जी को भी बदनाम किया गया था, कल्याण सिंह साहब को भी बदनाम किया गया था, उमा भारती जी को भी बदनाम किया गया था। तो उसी का हिस्सा है। सर, इसमें किसको बदनाम कर रही है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी मायावती जी को आगे करके और माननीय अखिलेश यादव जी को उसी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जैसे गंगा जल छिड़कवा देना, टोटी चोर कहलवा देना। चूंकि ये मामले सब खुल चुके हैं कि इसके लिए उन्होंने जनता के टैक्स की कमाई का अरबों रुपए खर्च कर दिया था, ये ऐसा बदनाम करने में, एक परसेप्शन गढ़ने के लिए। तो ये चलने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
का, चूंकि इसके सिवा उसको कोई रास्ता नहीं जानती, जन कल्याण का रास्ता नहीं जानती, तो ये उसी रास्ते पे चल रही। रविंद्र जी, इसका मतलब यह है कि जो मायावती विपक्ष में रहकर भी सत्ता की छतरी के नीचे आ चुकी है, क्योंकि आपने खुद बोला, भाजपा का आपने नाम लिया, तो भाजपा के कहने पे या भाजपा के इशारे पे या भाजपा के सहयोग से या भाजपा के समर्थन में या भविष्य की कोई रणनीति है जिसके तहत आपने खुद बोला कि भाजपा आगे करके करके, उसका मतलब मायावती जी जो आज कर रही हैं, जो भी उन्होंने अपना भाषण दिया है, जो भी रवैया दिखाया भाजपा के प्रति समर्थन में, अखिलेश यादव जी के विरोध में, तो क्या हम ये मान के चलें ना कि ये बात तो फिर क्लियर हो गया ना कि भाजपा का समर्थन मायावती जी का, मायावती जी जो है भाजपा की छतरी के नीचे हैं? महेश जी, ऐसा तो बहुत दिनों से कर रही है मायावती। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, उसमें उस आहुति में मायावती जी अपने को डालती और सामाजिक न्याय उत्तर प्रदेश में जीत गया होता और उन्मादी शक्तियां हार गई। तो सर ये तो फिर ये कहा जाए कि इसका मतलब, जैसा आपने बोला कि मायावती जी तो हमेशा करते हैं, लेकिन हमेशा की बात तो ये कि बहुत बहुत दल हैं जो आपस में मिलते रहते हैं, फिर अलग भी हो जाते हैं। और हम लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा कि काफी पार्टियां मिल गई, फिर अलग भी हुई जब राज्य के चुनाव होते हैं। तो सर इसका मायने तो ये क्लियर ही है ना कि इस समय जो है भाजपा और मायावती एक साथ है और मायावती को भाजपा का समर्थन है, ये तो क्लियर है बिल्कुल। ये स्पष्ट होता है, आज की रैली से एकदम एकदम स्पष्ट हो जाता है। रविंद्र जी, हम चाहेंगे कि थोड़ा आप डिटेल में बताएं ताकि जनता इस बात को समझ सके कि ये नजरिया आप क्यों कह रहे हैं। देखिए, जब मान्यवर कांची राम जी सामाजिक न्याय के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, तो उनके उस संघर्ष पे हमारे मार्गदर्शक धरतीपुत्र आदरणीय मुलायम सिंह जी हमेशा साथ में साथ मिला के चले। मायावती जी स्वयं चुनाव लड़ती हैं बिजनौर से, पहली बार बुरी तरीके से हारती हैं। माननीय कांसी राम जी के कहने के नाते माननीय मुलायम सिंह जी ने भारतीय बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन देना शुरू किया और पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय कांसी राम जी को और हम लोग जिता के लेके आते हैं और एक साथ एक मंच से लड़ते हैं। और पहली बार ऐसा होता है आजादी के बाद से। वैसे तो सोच ले, आपने एक शब्द कहा है कि बहुत सारे दल मिल जाते हैं, हम सोशलिस्ट लोग कभी किसी के साथ मिले नहीं, दूसरे को मिलाया है, अगर उन्होंने धोखा दिया तो अलग कर दिया। तो हम लेके आते हैं और सामाजिक न्याय की एक बड़ी विजय हासिल करते हैं उत्तर प्रदेश में और एक सामाजिक न्याय की सरकार बनाते हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति के नाते टूट गया। और अगर आप देखेंगे जितने भी शत्रप थे उस समय सामाजिक न्याय के और मान्यवर कांसी राम जी के साथ चलने वाले, सब हमारे साथ इस समय हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई में है। रविंद्र जी, एक बात तो कही जाती है कि मायावती जी का या हम बोले काशीराम जी का या काशीराम जी के नाम पर या जो बहुजन समाज पार्टी है उनका एक वोट बैंक तो है। वो वोट बैंक थोड़ा बहुत चाहे ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर ये फील्ड में आते हैं बहुजन समाज पार्टी तो उनका वोट बैंक तो है। तो सर अगर वो भाजपा के साथ मिलता है तो जो विपक्ष अपनी एक उम्मीद जगा के बैठा था कि कभी आगे भविष्य में हमारा भविष्य उज्जवल होगा यूपी में, क्या सर भाजपा के साथ मायावती का मिलना, उनका समर्थन पाना, चाहे उसकी वजह कुछ भी है या रहे, लेकिन सर उसका कुछ ना कुछ क्या विपक्ष के ऊपर, चाहे आप कह लें चाहे कांग्रेस कह लें, तो भविष्य में अगर चुनाव में हम देखते हैं तो सर कहीं ना कहीं तो उसका नुकसान रहेगा आप लोगों को। पिछला लोकसभा चुनाव ये स्पष्ट कर देता है कि किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। और अगर जो इकट्ठा किया था मान्यवर ने जो समाज को इकट्ठा किया था, तो जब भी मान्यवर लड़ते थे, मान्यवर के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ता था तो 18, 19, 20% तक वोट मिलता था। जब से यह नेतृत्व मायावती जी ने संभाला है 13% से घट के 9% पे आ गया हुआ। तो निश्चित रूप से वोट बैंक है, तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो पीड़ित, दलित, वंचित, शोषित समाज है, तो वोट बैंक है। लेकिन वो वोट बैंक समझ गया है कि हमारा नेतृत्व माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं, ना कि मायावती जी कर रहे हैं। सर जो बीएसपी कभी दलित अस्मिता की आवाज थी, क्या हम ये माने कि वो बीजेपी की बैक वॉइस बन चुकी है? इसी में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि आजकल जो है देश में बहुत गर्म मुद्दा है
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद तो कोई भी हो, चाहे चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हों, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट के, ये सभी संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद जो है हमेशा कभी भी किसी जाति के, समुदाय के, धर्म के नहीं माने जाते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस गवई जी जब बने हैं चीफ जस्टिस, तभी से दलित नाम चल रहा है, साथ में एक दलित शब्द बहुत ज्यादा जुड़ गया है, जो कि पहले कभी चीफ जस्टिस बनते थे नाम नहीं चलता था। उनसे पहले भी के.जी. बालाकृष्णन जी जो हैं वो चीफ जस्टिस रहे हैं, जो साउथ से थे, और वो भी दलित थे, लेकिन कभी भी दलित 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 नहीं चलता है। तो एक तो दलित नाम चल रहा है। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो आरएसएस है भाजपा की जुड़ी हुई है। उन्होंने जो है गवई साहब की जो चीफ जस्टिस है हमारी, इनकी माता जी को अपने कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। उससे जो इनकी भद पिटी, आरएसएस की भी पिटी और आरएसएस भाजपा एक ही बात है, दोनों की पिटी। लेकिन सर जिस प्रकार से 3 दिन पहले घटना हुई, चीफ जस्टिस साहब पर जूता फेंका गया, जूता लगने ना लगने से मतलब नहीं होता है सर, जूता फेंका गया अदालत के अंदर, ये बहुत बड़ी अवमानना है, वो भी चीफ जस्टिस के कोर्ट में। और ये देश में पहली बार हुआ है कि जब किसी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में किसी जज के ऊपर या चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका हो। जूता फेंकने का मतलब ये है, या अगर जूता आप हवा में हिला भी लेते हैं, मतलब ये है कि आप जो है उन जज साहब का घोर अपमान कर रहे हैं, अदालत का घोर अपमान कर रहे हैं। उसका ये है कि काफी लोग जो हैं दलित होने के नाते भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे अलग अलग लोगों की राय आ रही है, और जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं अपने आप को सनातनी बोल रहे हैं, उनकी भी राय अलग आ रही है। जो भाजपा के कुछ समर्थित लोग हैं वो भी अपनी कुछ ना कुछ उस पर राय दे रहे हैं। तो सर हम ये मान के चलें कि ऐसे समय में जब भाजपा को और आरएसएस को ये लग रहा था कि चीफ जस्टिस साहब के ऊपर ये जिस प्रकार से जूता फेंका गया है, तो लोगों में ये जा रहा है कि दलित है इस वजह से किया गया है, तो ऐसे में मायावती को आगे करके क्या वो दलित वोटों को अपनी तरफ जुटाने के लिए एक करना, या यूं कहें कि अपना जो है अपने ऊपर जो दाग लग रहा है, मिट्टी लग रही है, उसको धोने की कोशिश की जा रही है? महेश जी, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि शीर्षस्थ पदों पर बैठे लोग अपनी जाति के नाम से नहीं जाने जाते थे, या अगर ऐसा कोई करता था तो उससे अपने को बिलक करते थे। जी बिल्कुल, बहुत सारे उदाहरण ऐसे रहे हैं। हमारे सिख प्रधानमंत्री भी रहे हैं, लेकिन कभी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन सॉरी राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा कहा नहीं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने वो कहने लगे हमने मुसलमान को राष्ट्रपति बना दिया, हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, और हमने एक दलित को चीफ जस्टिस बना दिया। तो इस प्रकार के शीर्षस्थ स्थानों का अपमान करने का जो दुष्चक्र है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। अब आते हैं दूसरी घटना पे। जिस घटना पे आप बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर जूता फेंका गया, एक सोची समझी रणनीति है ये। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का षड्यंत्र करती रहती है। चीफ जस्टिस वो बने अपनी योग्यता से बने, भारतीय जनता पार्टी की योग्यता के नाते नहीं बने। फिर एक प्रकार का केस लेके आया जाता है जो यूनेस्को संरक्षित स्मारक है, तो जानबूझ के उस प्रकार का केस लेके आया जाता है। उस केस पे उन्होंने वही कहा जो एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कहना चाहिए, उन्होंने वही बातें कही। उस बात के खिलाफ इन्होंने आरएसएस के कुछ ऐसे लोगों को खड़ा किया कि उसको दुष्प्रचारित करना शुरू करेगा, और एक ऐसे नाथूराम गोडसे को खड़ा किया। जैसे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ऐसे इस वकील ने हमारे लोकतंत्र की हत्या की है, हमारे संविधान की हत्या की है, हमारे चीफ जस्टिस पे जूता फेंक के। और ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और षड्यंत्र का एक हिस्सा है। तो सर मेरा सवाल ये था कि क्या भाजपा की ये कोशिश है कि जो दलित भाजपा से नाराज है इस बात को लेके भी काफी ज्यादा, क्योंकि वो सनातनी वर्ड चल रहा है सर, हिंदू तो मैं भी हूँ, हिंदू तो आप भी, हमें तो माथे पे सनातनी लिख के चलने की जरूरत तो है नहीं सर, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत तो है नहीं सर। जो सारे त्योहार होते हैं हमारे घर में बहुत पूजा पाठ के साथ किए जाते हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि किन लोगों को तो कितने लोग हैं जिन्हें देश का दान नहीं पता, राष्ट्र का रान नहीं पता, वंदे मातरम का बा नहीं पता, और अगर कहीं का तो किसी भगवान जी की कोई आरती बता दो तो वो नहीं पता, लेकिन दंगा करने में माहिर हैं कुछ लोग। तो चलिए सर, लेकिन मेरा सवाल यही था कि क्या जो चीफ जस्टिस साहब के साथ ये घटना हुई है उसमें वाकई में जो दलित समुदाय है वो काफी नाराज है, और वो उस बात को मान के चल रहा है कि जो भाजपा है उसका जो रवैया है वो इस मामले में ठीक नहीं है। तो ऐसे में मेरा फिर वही सवाल है कि क्या भाजपा की ये कोशिश थी, या हम बोले गुजरात की जो हमारी बंधु हैं मोदी जी और शाह जी,
उनकी मंशा है कि सब ऐसे में मायावती को आगे किया जाए और जो लोगों में थोड़ी नाराजगी है दलित लोगों के अंदर, उसको जो है वापस अपनी तरफ खींचा जाए, नाराजगी को दूर किया जाए। अगर क्रम से घटनाक्रम देख लेते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका जाता है, फिर एक दलित की हत्या उत्तर प्रदेश में होती है, और फिर मायावती जी उसी क्रम में एक बड़ी सी सभा कर देती है जिसमें अचानक से बताते बहुत सारे आदमी जुट गए। वो आदमी जुट गए, अगर इंटेलिजेंस होता तो पता लगता किसके आदमी थे। तो इस प्रकार का ये षड्यंत्र करते रहेंगे। मायावती जी वैचारिक रूप से एकदम पतन के कगार पे हैं। इस तरीके से पतन के कगार पे हैं कि निर्णय नहीं ले पाती है कि वो अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाए या बीएसपी भंग करके वो बीजेपी में चली जाए। ऐसा भी करने का स्थितियां आएंगी तो क्या कर पाएंगी कि नहीं, ये तो वो बता पाएंगी। लेकिन जो उनका वोट समूह था, जिसको मान्यवर कांति राम जी ने सड़कों पे, मैं एक बार चला हूं उनके साथ, इंजीनियरिंग का छात्र रहते, 11 किलोमीटर पैदल चला था उनके साथ में। तो जो उन्होंने सड़कों पे संघर्ष किया हुआ है, वो सड़कों के संघर्ष पे एक बहुत बड़े समुदाय को जो समझ ही नहीं पाता है, जैसे आप चीफ जस्टिस साहब का मामला कह रहे हैं, तो हम लोग गांव देहात से संबंध रखते हैं, अभी तक ये मामला गांव देहात के लोग नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, दलित चिंतक समझ गए, शहर में बैठे दलित लोग समझ गए, लेकिन उन तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाया है। तो उन तक मैसेज पहुंचाने का काम हमारी पीडीए जन पंचायत कर रही हैं और ये मामला पहुंचा के रखेंगी। लेकिन इस प्रकार का षड्यंत्र, ये षड्यंत्र उसी प्रकार था कि गोधरा में हत्या हो, गुजरात में दंगा हो और हमारी सरकार। ठीक है ना। तो देखा जाए तो गुजरात में जो दंगे हुए और उसके बाद जो मुजफ्फरनगर में भी जो दंगे हुए, तो तब से अगर हम देखें तो मोदी साहब जो टिके रहे। और लोग तो अब ये भी बोलते हैं आज कि उसमें सोशल मीडिया में भी चल रहा था कि क्या कोई खास बात है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो आतंकवादी भी सक्रिय हो जाते हैं। तो ये तो मेरा नहीं है, सोशल मीडिया की बातें हैं, तो लोगों को किसी को बात को काटा तो नहीं जा सकता, हर हाल किसी की अपनी अपनी सोच है। लेकिन इस प्रकार की सोच यह नजरिया भी सामने आता है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो आतंकवादी घटना कुछ ना कुछ हो जाती है या फिर दंगे की कहीं ना कहीं बात चलती है, और सबको पता है कि उससे किसको फायदा होता है। और सर मैं इसी उसमें जैसे कि आपने बोला कि अभी कि सर हम ये बोले कि क्या यूपी की जनता मान ले कि बीएसपी और बीजेपी इन दोनों का जो अलायंस है, गठजोड़ है, बस एक ऐलान बाकी है, या वरना सब कुछ तय दिख रहा है? जैसे कि अब तो दिख ही रहा है कि वहां दोनों चाहे बैकफुट से हैं चाहे फ्रंट फुट पर, तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बैकफुट पर तो देखा जाए तो मायावती को समर्थन तो मिल रहा है, चाहे वो कितने दिन का रहता है, क्या उनकी मजबूरी है या भाजपा की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है। इसमें महेश जी दो विषय आपने कहा, दंगा और अलायंस। तो दंगा से उत्पत्ति हुई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। 1922 में बांद्रा में एक मस्जिद के सामने दंगा कराते हैं, फिर कांग्रेस छोड़ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गठित कर लेते हैं। तब से दंगों का एक बड़ा इतिहास रहा है। और जो सबसे बड़े दंगाई था भारत का, फजलुर रहमान, उसके साथ मिलकर सरकार भी बनाते हैं। और जब भारत के बंटवारे का वो नींव डालता है, जाके पाकिस्तान का गृह मंत्री बन जाता है। तो दंगा इनके नसों डीएनए में है, ये दंगा कराएंगे। अब आते हैं अलायंस की बात। भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है, जैसे नीतीश बाबू को प्रयोग करके खत्म कर लिया, 115 सीट से 43 सीट पे लाके खड़ा कर दिया। गठजोड़ नहीं करेंगे मायावती जी के साथ, तो उनका प्रयोग करेंगे और उनको खत्म कर देंगे। इस प्रकार से उन्होंने 44 पार्टियों के साथ किया। सर जब आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार में दलित समुदाय पर अत्याचार हुआ, अपमान की घटनाएं हुई दलित समुदाय के साथ, तो सबसे ज्यादा घटनाएं बढ़ी हैं, तो फिर सर मायावती उसी सरकार से गठबंधन की राह क्यों देख रही है? आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? सर एक टाइम था, हम तो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, कि जब मायावती पर सीबीआई का केस भी हुआ था, तो फिर उन्होंने जो सत्ता में दल पार्टी थी उसके साथ गठजोड़ कर लिया था। तो उसके बाद जो सरकार ने सीबीआई का जो केस था सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था। तो उस टाइम तो सर समझ में आते हुए जो शुरुआत जो आपने चंदे से की थी, उसका जो मुकदमा दर्ज हुआ था सीबीआई का, उसमें काफी फजीहत हुई थी मायावती की, और उस समय तो बिल्कुल जाके भी जेल जाना तय हो रहा था। लेकिन उस समय जो सत्ता में पार्टी थी, मायावती ने उनसे गठजोड़ किया, उन्होंने जो केस विड्रॉ कर लिया। वे केस विड्रॉ करने का शक्ति जो अगर राज्य सरकार पुलिस का है तो राज्य सरकार वापस ले लेती है, और अगर केंद्र सरकार की जो सीबीआई है तो वो केंद्र सरकार वापस ले लेती है। तो उस टाइम तो समझ में आता है। इस समय सर आपको क्या लग रहा है कि मायावती की क्या ऐसी मजबूरी है?
सुश्री मायावती जी को वर्तमान समय में वो जो समुदाय है दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक और वनवासी, उससे उनको लेना देना नहीं है। वो अपना सुरक्षा कवच ढूंढ रही हैं अपने जीवन के दौर में, अपने राजनीति के दौर में, अंतिम कालखंड में है वो। तो अपनी सुरक्षा का कवच ढूंढ रही हैं और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा षड्यंत्रकारी रही है, अपने लोगों को सुरक्षा कवच नहीं दे पाई, चाहे वो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों, चाहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों। तो मायावती जी को क्या देंगे? तो वो केवल अपना सुरक्षा कवच ढूंढ रही हैं और उनको कुछ भी लेना देना नहीं है दलितों के ऊपर जो हो रहे हैं अत्याचार या सामाजिक न्याय। सर, ये बात आपकी बिल्कुल इस बात से सहमत है। सवाल भी हमारा यही था कि जब दलितों पर अत्याचार है तो खासकर जो अपनी पहचान यही बनाता है कि हम तो दलितों के नेता हैं, हमारी पार्टी दलित है, दलित के लिए हम खड़े हैं। कभी तो एक समय था वो पेन दिखाकर बोलते थे काशीराम जी कि ये पेन है, मैं उसको नाम नहीं लेना चाहूंगा कि किस समुदाय के ऊपर बोलते थे, किस समुदाय को नीचे भी कहते थे ये उल्टा करना है। यहाँ तक कि भी था खूब वोट भी उनको पड़ते थे। और जब दलित पर आज जो है उन पर अत्याचार होता है तो मायावती जी भाजपा के साथ मिल रही हैं। तो सर, आखिरी सवाल है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा कि सर जो इनकी रैली में भीड़ थी, क्या ये मायावती के समर्थन में थी? मैं इस पे आपसे कटाक्ष भी चाहूंगा और खुल के मैं चाहूंगा कि आप पर बताएं भी कि सच्चाई क्या है कि ये भीड़ वाकई में मायावती जी के समर्थन में थी, या फिर हम बोले कि ये जो है स्पॉन्सर्ड भीड़ थी जिसे दलितों के दर्द से कोई लेना देना नहीं था। देखिए, आज बहुत पूर्ण अवसर था कि सामाजिक उत्थान के सबसे बड़े अग्रदूत आजादी के बाद से और महान संगठन करता है स्वर्गीय मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि थी। तो भारतीय जनता पार्टी इवेंट करती है। इस इवेंट को उसने पहले से ऑर्गेनाइज कर रखा था। इसके क्रम में उसने कई इवेंट करा दिए थे पहले से। तो ये जो लखनऊ में पूरा का पूरा जो रैली हुई है, ये पूरी तरीके से मेरा मानना है कि ये पूरी के तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित थी और फंडेड थी। नहीं तो मायावती जी, अगर आप देखेंगे, आप तो पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा ज्ञान रखते होंगे, ज्यादा लोगों से मिलते होंगे, आप बताइए पिछले 1 सालों में मायावती जी कभी भी निकल के आई हो मंच पे? सड़क पे तो छोड़ दीजिए, मंच पे निकल के आई हो। और अब एक विधायक है उनके पास में, ठाकुर विधायक है, वो भी लाइजनर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। उन्हीं के मंत्री जो ठाकुर हैं उसी जिले से आते हैं, वो विरोध करते हैं लेकिन उनकी चलती नहीं है। तो निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा हो सकता है उसी विधायक के द्वारा लाइजनिंग हुई है, जैसे भी हुई हो, ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम एक महान अग्रदूत सामाजिक न्याय के पुण्यतिथि पर हुआ, उसको भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने हाईजैक किया केवल दलित वोटों को उलझाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, दलित समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। दलितों के लिए इन्होंने एक स्कीम चलाई, फ्रॉड स्कीम 5 किलो राशन की। आज हर दलित समझ रहा है, क्योंकि ज्यादा दलित समुदाय ही ले पाता है। आज ये समझ रहा है कि 12 महीने में केवल 10 महीने हमको राशन मिलते हैं, 2 महीने नहीं मिलता है। 1 महीने का वो जो बांटता है वो ले लेता है, 1 महीने का डीएसओ ले लेता है। 10 महीने का राशन मिलता है और उस 10 महीने भी 5 किलो की जगह 4.5 किलो, 4 किलो मिलता है। और एक राशन लेने के लिए 3 दिहाड़ी बर्बाद होती है। अगर 300 की दिहाड़ी मान लीजिए तो 900 की दिहाड़ी बर्बाद होती है उनको लेने के लिए। तो दलित स्तर पे इस बात को समझ चुका है। बाकी बहुत बड़ी बातें समझ नहीं पाता है वो, लेकिन इस बात को समझ चुका है कि कितना ठगा जा रहा है। रविंद्र जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। जल्द ही किसी नए मुद्दे पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को समाप्त करते हैं सर, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।